हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे एथिक्स के कुछ लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, जो ऑलरेडी मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार मुझे देखने को मिल रहा है। तो उसमें से आज मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा एंड दैट इज कॉल्ड वर्च्यू एथिक्स। अब वर्च्यू एथिक्स को हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स भी लेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वर्च्यू एथिक्स होता क्या है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। Let's have a brief introduction about the topic first. So, virtue ethics is an updated version of the theory first proposed by the ancient Greece. तो बेसिकली ये थोड़ा सा एंशियंट ग्रीस ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था इनिशियली, बट लेकिन बाद में इसको अपडेट किया गया और अपडेट करके इसका नाम वर्च्यू एथिक्स रख दिया गया। अब इसमें होता क्या, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप अ लिस्ट ऑफ मॉरल रूल्स that are going to solve ethical dilemmas across cultural lines. अब ये क्यों बनाया गया है, पहले हम ये समझ लेते हैं what is the logic behind it. The logic here is that ethical dilemmas हमेशा हमारे सामने आते रहते हैं कि हम A करें या हम B करें या हम C करें। सिचुएशन के हिसाब से हम डिसीजंस लेने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन स्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ इंडिया में आपको सही लगती है बट वो चीज यूएस में आपको गलत लगती है, तो ये चीज कंप्लीटली पॉसिबल है। तो इस वजह से ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम एक मॉरल रूल या हम एक स्टैंडर्ड रूल बनाएं विच कैन बी फॉलोड अक्रॉस एवरी कल्चर। ये नहीं हो सकता, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वर्चुअल एथिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। In practical terms, however, there is an agreement that the world is too diverse and changing and controlled by the list of recommendation and prohibition. But अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे काफी सारी ब्रॉड गाइडलाइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कि कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चोरी करना गलत है तो वो यहां भी गलत है, वहां भी गलत है, किसी थर्ड जगह पे जाएंगे वहां भी गलत होगा। मतलब कुछ कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस या कुछ कुछ चीजें जो हैं वो अक्रॉस कल्चर भी एग्जिस्ट करती हैं practical terms में। So proponents of virtue suggest that we change the focus of our moral investigation instead of trying to form specific rules for everyone to follow. Don't bribe, don't exploit the deceased on TV. अब एक सिंपल सी बात है जो हमें समझनी है, वो ये है कि रादर देन कि हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाएं, जैसे डोंट ब्राइब या डोंट एक्सप्लॉयट, ऐसी चीज़ों को हम बनाएं, उससे कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। उससे बेटर है कि आप अपने फोकस को शिफ्ट करें। अब फोकस को कहाँ शिफ्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं। द आइडिया इज दैट द पीपल हु आर गुड विल डू द गुड एंड राइट थिंग। अब यहां पे जो पूरा वर्च्यू एथिक्स है वो इसी एक लाइन में है, समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग सही हैं वो किसी भी सिचुएशन में सही ही करेंगे, वो गलत नहीं करेंगे। अगर उनके एथिकल वैल्यूज अच्छे हैं तो चाहे आप उनको ए कल्चर में डालें, बी में डालें, सी में डालें, सिचुएशन ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी होगा वो सही करेंगे। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो वो सही करेंगे, चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे वो अब्रॉड हो, कहीं भी हो, बट उनका आपको सही ही मिलेगा। whether they are trying to win new clients or making a decision about what kind of images are appropriate in front of people. तो चाहे आप उसको किसी भी कंटेक्स्ट में ले लें, किसी भी एग्जांपल में ले लें, चाहे वो किसी नए क्लाइंट्स को विन करने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस में, चाहे वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई अपनी इमेज को लेकर के डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन सही होगा। वाई? बिकॉज द पर्सन इज राइट। पर्सन का अगर एथिकल वैल्यूज राइट है तो डिसीजंस भी राइट होंगे। ये इस पूरे वर्च्यू एथिक्स का बेस लाइन है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो a local TV station has been an advertising revenue plummet and layoff has been made. Who should go? अब एक लोकल टीवी स्टेशन है, वहां पे ले ऑफ होने वाला है, कुछ लोगों को निकालना है, तो किनको निकाला जाए ये डायलेमा बना हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे वहां पे जिम नाम का एक पर्सन काम कर रहा है, लेकिन जिम को निकालने के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसकी वाइफ को अभी रिसेंटली फर्स्ट चाइल्ड हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब अगर हम सेकंड की बात करें, वहां पे जेन नाम का एक और पर्सन काम कर रहा है, उसको प्रॉब्लम क्या है कि वो 57 ईयर्स का है, तो ऑब्वियसली अगर वो यहां से निकाला जाएगा तो उसको अगली जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं पता। इसके अलावा जो तीसरी चीज है, तीसरा पर्सन है, दैट इज जॉन। अब जॉन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो टायरलेस वर्कर है, काफी अच्छा काम करता है, स्टेशन का बेस्ट फिल्म एडिटर भी है, बट वो 2 महीने पहले ही रिक्रूट किया गया है। अब आप देखो ये तीनों पर्सन के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो एज अ डायरेक्टर
मुझे अगर इनमें से लोगों को निकालना है, मान लो 2 लोगों को निकालना है, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि तीनों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कहीं फर्स्ट चाइल्ड का इशू है, कहीं पर 57 ईयर्स हो गए हैं, किसी को 2 मंथ ही हुए हैं यहाँ पे काम करते हुए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन, और हर पर्सन का डिसीजन अलग अलग होगा, राइट। ऑब्वियसली ये एक हार्ड चॉइस है, राइट, इट्स अ हार्ड चॉइस, देयर इज नो वे टू नो व्हाट इज राइट। अब यहां पर क्या सही है कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है, मुझे लगता है कि जेन को निकाल देना चाहिए क्योंकि उसको ऑलरेडी उसने काफी टाइम सर्व कर दिया है, या मुझे लगता है कि शायद जॉन को निकाल देना चाहिए बिकॉज उसने 2 महीने ही काम किया है, तो उसके साथ बहुत ज्यादा कोई अटैचमेंट नहीं है हमारी। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को निकालने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो अब यहां पर आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, ठीक है। आप सिचुएशन को थोड़ा बेटर भी हैंडल कर सकते हैं या आप उसको वर्स तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दोनों सिचुएशंस की बात करते हैं कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम मेथड 1 की बात करें, मेथड 1 में क्या है, सेंड देम एन ईमेल, एक ईमेल भेज दो जिनको भी निकालना है, आस्क द सिक्योरिटी टू एस्कॉर्ट देम। आप कोशिश करो कि वो लोग चिल्लाए चीखे ना, और आप उनको सिक्योरिटी वालों को कहो कि इनको निकाल दो भाई। आप खुद जाके छुप जाओ क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया है, तो लोग ऑब्वियसली आपसे गुस्सा होंगे, और आप तब तक छुपे रहो जब तक कि लोग ऑफिस छोड़कर नहीं चले जाते, ठीक है। तो ये तो मेथड 1 है, ठीक है। ऐसे काफी लोग होंगे भी जो इसी मेथड को फॉलो करते होंगे और उनको लगता होगा यही मेथड सही है। लेकिन इसके अलावा एक मेथड 2 भी हो सकता है। मेथड 2 क्या होगा कि आप एक क्राइटेरिया बनाओ कि आप किस क्राइटेरिया पे अपना डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली क्या सही होगा और क्या गलत होगा ये तो मुश्किल है, लेकिन यू कैन स्टैंड अप फॉर योर डिसीजन। आपने डिसीजन को क्यों लिया है वो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली कुछ कंप्लेंट्स होंगे, कुछ रिग्रेट्स होंगे, कुछ एक्सक्यूजेस होंगे जो लोग प्रेजेंट करना चाहेंगे आपके सामने। आप उन लोगों को सुने, उनको ऑनर करें, उनको प्रॉपरली सुन सकते हैं आप। फाइनली आपका डिसीजन तो वही रहेगा जो आपने लिया है, ठीक है। डिसीजन चेंज नहीं होने जा रहा है, बट एटलीस्ट आप लोगों को सुन लेंगे तो उनमें इतना ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा, और आपको भी लगेगा कि जो मैंने डिसीजन लिया है आप उनको समझा भी सकते हैं कि मैंने वो डिसीजन क्यों लिया है। अब ये मेथड 1 है, मेथड 2 है। दोनों ही मेथड में कुछ गलत या सही नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा मेथड 2 बेटर है। क्यों मेथड 2 बेटर है? क्योंकि जो पर्सन उस डिसीजन को ले रहा है वो वही वर्च्यू एथिक्स वाले बेसलाइन पे आ जाता है, क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं सही है, उसके एथिकल वैल्यूज सही हैं, और इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट अब एग्जैक्टली वर्च्यू एथिक्स होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो वर्च्यू एथिक्स इज द आइडिया वी कैन एंड वी शुड इंस्टिल दोज क्वालिटीज इन पीपल दैट कैन लेट देम गो आउट इन द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड कॉन्फिडेंट एंड दैट विल फेस डायलेमा एज वेल। अब कहने का मतलब यह है कि वर्च्यू एथिक्स का जो होल आइडिया है, दैट आइडिया मीन्स कि आप लोगों में उन क्वालिटीज को डालें, उन एथिकल वैल्यूज को डालें, सो दैट कि जब वो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जाएं, बाहर जाएं, उनके सामने रोज कोई ना कोई नया डायलेमा आएगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने ऐसे लोग तैयार किए हैं जिनके एथिकल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। तभी हम कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में एथिक्स होना, मॉरल साइंस हमें पढ़ाया जाता है राइट फ्रॉम नर्सरी। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज हमारे अच्छे होने चाहिए। ये शुरू से वर्च्यू एथिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इन अनदर केस वेदर टू हैंड ओवर ए ब्राइब इन अ प्लेस वेयर एवरीवन इज ब्राइबिंग। अब ऑब्वियसली अब सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। सिचुएशन क्या है? वेदर टू हैंड ओवर द ब्राइब इन अ प्लेस वेयर एवरीवन इज ब्राइबिंग। जहां सब लोग ब्राइब कर रहे हैं वहां मैंने भी ब्राइब किया, तो क्या गलत किया? That could be one situation. We don't know what decision they will make. हमें नहीं पता कि लोग उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे। हो सकता है कुछ लोग ब्राइब कर दें, हो सकता है कुछ लोग ब्राइब ना करें, लेकिन वी रिलाई ऑन देयर गुड कैरेक्टर टू बी कॉन्फिडेंट दैट दे विल डू राइट। लेकिन हम उनके कैरेक्टर पे रिलाई करते हैं कि इस पर्सन को अगर हमने तैयार किया है तो ये पर्सन जो सही होगा वही डिसीजन लेगा, राइट। वर्च्यू इजंट सो मच नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट और हेयर ऑफ द कलर, इट इज मोर लाइक एन एक्वायर्ड स्किल। अब यहां से एक पॉइंट और निकल कर आता है कि जो वर्च्यू है वो बेसिकली कोई ऐसी चीज नहीं है जो नेचुरली हमारे अंदर बॉर्न होती है। जैसे हमारी हाइट है या हमारे हेयर का कलर है या हमारा स्किन कलर है, ये सारी चीजों को लेकर हम बॉर्न होते हैं, राइट। लेकिन वर्च्यू ऐसा नहीं है। वर्च्यू क्या है? इट्स एन एक्वायर्ड स्किल। आप इसको सीखते हैं, ये चीज सिखाई जा सकती है लोगों को। एंड ऑन अ सर्टेन लेवल मास्टरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जब तक आप में आपकी मास्टरी इसमें नहीं आ जाएगी, जब एक बार आ जाएगी तो फिर क्या होगा? यू विल फील रिवॉर्डिंग एंड सेटिस्फाई। हो सकता है इनिशियली आपको लगे कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज राइट, तो फील गुड फैक्टर भी आपके अंदर आ जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। So the person driven by virtue has nurtured moral instinct for acting in a consonance with the virtues. तो कहने का मतलब यह है कि
जो पर्सन वर्च्यू एथिक्स को फॉलो करने लग जाता है, वर्च्यूज को फॉलो करने लग जाता है, वो कहीं ना कहीं डूइंग राइट गिव हिम द गुड फीलिंग ऑफ राइट, उसको एक अच्छा रिवॉर्डिंग सेटिस्फाई फीलिंग आता है, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्च्यू की बात करते हैं कि वर्च्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सिखाने की जरूरत है और वो क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर इज कॉल्ड विजडम, second is called fairness, third is called courage, fourth is called temperance, fifth is called prudence and sixth is called sincerity, and the last one is called civility। तो कहने का मतलब ये है prudence और जो wisdom है वो almost same होता है। तो अब सबको हम डिटेल में बात करते हैं। Let's begin with the first one and that is called wisdom। अब wisdom क्या होता है पहले वो समझते हैं। It is the learned ability to take a deep breath and respond to a situation thoroughly। अब होता क्या है, यू मे फाइंड टू टाइप ऑफ पीपल, आपको दो तरह के लोग मिल जाएंगे। एक वो लोग होते हैं जो इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग थोड़ा सा सांस लेते हैं, दे टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन दे रिएक्ट टू अ सिचुएशन। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार हो सकता है कि कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप कोई अप्रेजल एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिला, उसकी वजह से क्या है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको उन लोगों पे गुस्सा आ रहा है जिनकी वजह से आपको अप्रेजल नहीं मिला, राइट। तो अब आपके पास क्या सिचुएशन हो सकती है, आप हो सकता है कि आप स्क्रीम करने लग जाए उन लोगों के ऊपर, आप उनको हिट करने की भी कोशिश करें, ये तो एक तरीका है। या आप क्या कर सकते हैं, आप चुप करके बैठेंगे, यू कैन टॉक टू देम क्वाइटली, आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप उसको छोड़ देंगे, लेट इट पास एज इट इज दैट नथिंग हैज हैपेंड। जैसे आप उसको छोड़ देंगे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिस चीज आपको इफेक्ट कर रही है, राइट। तो ये दो तरीके से आप किसी सिचुएशन को रिएक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल विजडम डजंट गिव एनी आंसर। अब यहां पे समझने वाला ये है कि अब चाहे आप रिएक्ट ए तरीके से करो चाहे बी तरीके से करो, रिजल्ट तो वही रहेगा, जो रिजल्ट था वो नहीं बदलने जा रहा है, राइट। लेकिन जो प्रैक्टिकल विजडम होती है उसका फायदा क्या होता है, दैट इन द हीट ऑफ द मोमेंट इट इज द वर्च्यू दैट मेक्स द डिसीजन कूल एंड डूइंग समथिंग दैट यू वोंट रिग्रेट लेटर। अब होता क्या है, कई बार हम एंगर में आकर इंस्टेंटली रिएक्ट तो कर देते हैं, बट लेटर ऑन व्हाट वी डू, वी रिग्रेट। हमें बाद में रिग्रेट होता है, बाद में अफसोस होता है कि हमने ये क्यों किया, राइट। तो इससे बचने के लिए आप विजडम का इस्तेमाल करते हैं, प्रूडेंस का इस्तेमाल करते हैं कि हम इस चीज को अपने अंदर इम्बाइब करें कि यार 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम एक कूल डिसीजन ले पाए जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेटर हो। दैट इज द फर्स्ट वर्च्यू। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन एंड दैट इज कॉल्ड फेयरनेस। अब फेयरनेस क्या होता है, फेयरनेस इज द वर्च्यू ऑफ जजिंग पीपल्स एक्ट डिस्पैशनेटली इवन हैंडेडली फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। इवन हैंडेडली मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, ठीक है। अब किसी भी पर्सन के किसी भी एक्ट को हम कैसे जज करते हैं बिना बायसनेस के, ठीक है, एक फेयरनेस के साथ, एक इक्वालिटी के साथ, किसी भी सब सारे पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर, किसी ने कुछ गलत भी किया है तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसने गलत क्यों किया है, ठीक है, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड फेयरनेस, ठीक है। अगेन एन एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें भी। इफ समवन इज आस्किंग फॉर ब्राइब, कोई आपसे मान लीजिए घूस मांग रहा है, ब्राइब मांग रहा है, द वर्डिक्ट इज गोइंग टू बी पार्शियली डिपेंड अपॉन वेयर द क्लाइंट इज। अब आपका जो डिसीजन है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट कहां पर है, जो आपसे ब्राइब मांग रहा है वो कहां पर है। हो सकता है कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जहां नो वन बिलीव ब्राइब इज रॉन्ग, जहां पर लोगों को लगता है ब्राइब तो देना ही पड़ता है, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ऑन द अदर साइड हो सकता है कोई ऐसी कंट्री में है जहां पर कि ब्राइब इज नॉट सो कॉमन, जहां पर कि ब्राइब इतना कॉमन नहीं है, ब्राइब नहीं भी दिया जाता है, ठीक है, ब्राइब लेना एक क्राइम है वहां पर। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि कहना बड़ा मुश्किल है कि फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नजर आते हैं, राइट। बट द डिफरेंस इन द कंटेक्स्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। लेकिन हमें यही तो डिफरेंस इन कंटेक्स्ट को कंसिडर करना है और यही तो फेयरनेस है कि हमें समझना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट क्या है और उस चीज को, वो चीज वहां पे क्यों सही है और यहां पे क्यों गलत है, उस कंटेक्स्ट को समझना। तो फेयरनेस इज द एबिलिटी टू कंसिडर देम टू मेक इवन हैंडेड जजमेंट इवन इन वेरी डिफरेंट सिचुएशंस। तो हम जब इवन हैंडेड सिचुएशंस लेते हैं जहां पर हमें लग रहा होता है कि सब लोग कह रहे हैं ये गलत है तो ये गलत ही होगा, लेकिन हम वहां पर भी सामने वाले को सुनना चाहते हैं, हम एक इक्वालिटी रखना चाहते हैं इन आवर डिसीजन मेकिंग, सो दैट इज कॉल्ड फेयरनेस। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वर्च्यू एंड दैट इज कॉल्ड करेज। अब करेज क्या होता है, करेज इट इज द वर्च्यू ऑफ मॉडरेट बोल्डनेस।
मॉडरेट बोल्डनेस, वर्ड मॉडरेट यूज किया गया है, क्यों यूज किया कि एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि आप एक क्राइम रिपोर्टर है एंड यू नो दैट समटाइम्स यू नीड टू टेक रिस्क ऑफ ब्रेकिंग एन इंपॉर्टेंट स्टोरी। ऑब्वियसली आपके जॉब का पार्ट है तो कई बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा ताकि आप इंपॉर्टेंट स्टोरीज को ब्रेक कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाकर शूट करना शुरू कर दें, स्टैंड अप एंड शूट फ्रॉम अ मिडिल ऑफ ए गन फाइट, जहां पर कि गोलियां चल रही हैं आप उसके बीच में खड़े हो जाएं। उस चीज को आप करेज नहीं कहते, आप उसको फुलिशनेस कहते हैं। राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेज एंड फुलिशनेस। ठीक है, आपको मॉडरेट वर्ड तभी कहा गया था कि मॉडरेट बोल्डनेस दिखानी है, दैट्स नॉट करेज बट फुलिशनेस। राइट, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड टेम्परेंस। अब टेम्परेंस क्या होता है? इट इज द वर्च्यू ऑफ सेल्फ कंट्रोल with respect to pleasure and specifically the pleasures of the body and the senses। अब ये बॉडी और सेंसेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे सेल्फ कंट्रोल रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्च्यू एथिक्स में। अब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एन अल्कोहल सेलर, आप अल्कोहल बेचते हैं, देयर इज नो डाउट दैट यू आर सराउंडेड बाय बेस्ट ऑफ द वाइन्स एंड विस्की बॉटल्स। ऑब्वियसली आपके आसपास वाइन की बॉटल्स हैं, विस्की, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज एडिक्टिव, बहुत एडिक्टिव भी है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पीने का मन भी कर जाए कई बार, लेकिन स्टिल यू डोंट ड्रिंक, तब भी आप उसको ड्रिंक नहीं करते बिकॉज यू नो दैट इट इज योर बिजनेस एंड यू हैव योर सेल्फ कंट्रोल। आप अपने सेल्फ कंट्रोल को बनाए रखते हैं और टेम्परेंस को बनाए रखते हैं, और वही चीज आपको सही डिसीजन को लेने में हेल्प करती है। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड सिंसियरिटी। अब सिंसियरिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू रिवील योरसेल्फ टू अदर विद कॉन्फिडेंस दैट यू विल बी रिस्पेक्टेड। कहने का मतलब अपने आप को लोगों के सामने रखना, कॉन्फिडेंस के साथ रखना, उनकी भी रिस्पेक्ट करना और अपनी रिस्पेक्ट को भी बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड सिंसियरिटी। अब यहां पे क्या मतलब है? इफ यू आर अ टीवी रिपोर्टर एंड यू कांट जस्ट रीड कोल्ड फैक्ट्स, अगर आप सिर्फ एक टीवी रिपोर्टर हैं और सिर्फ आप फैक्ट्स को पढ़े जा रहे हैं, वो कभी भी आपको अच्छा रिपोर्टर नहीं बनाएगा। एक अच्छा रिपोर्टर आप तब बनेंगे जब अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करेंगे, एट द सेम टाइम आप सिंसियरिटी दिखाएंगे जॉब्स के प्रति। ठीक है, आपको एम्पैथी भी दिखाना है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। आपको ऐसा नहीं होना है कि आप किसी सिचुएशन में गए, यू अराइव एट द क्राइम साइन एंड यू फील वेरी सैड, आप बहुत दुखी हो गए एंड यू ब्रेक डाउन इन टीयर, आप रोने लग गए। तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा कि आप कभी भी अपनी जॉब को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और आप अपने डिसीजन को इमोशंस में ले लेंगे। तो एम्पैथी रखना एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्पैथी हमें रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट गेट सो इमोशनल दैट हम ब्रेक डाउन ही हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, तो लिटिल इमोशन हेल्प्स यू टू शो योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स अ सिचुएशन। तो अगर थोड़े इमोशंस को हम शो करेंगे तो उससे एक एम्पैथी भी क्रिएट हो जाएगी और हम सिंसियरिटी के साथ अपने काम को कर पाएंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड सिविलिटी। अब सिविलिटी क्या होता है? इट इज द वर्च्यू ऑफ शोइंग कंसिडरेशन फॉर अदर विदाउट ह्यूमिलेटिंग योरसेल्फ। जब आप दूसरों के लिए कंसिडरेशन दिखाते हैं बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को भी ह्यूमिलेट होने से बचाते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर सिविलिटी। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, इट इज द डिस्पोजिशन टू शो अदर दैट यू टेक सीरियसली व्हाइल यू रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। अब इसके भी एक एग्जांपल को ले लेते हैं, दैट लेट अस सपोज यू आर गोइंग विद द लंच विद योर बॉस। अपने बॉस के साथ आप लंच पे जा रहे हैं, यू डोंट ईट लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी इन योर फैमिली रूम। ऑब्वियसली आप इस तरीके से नहीं खाएंगे जिस तरह से आप अपने घर पे खाते हैं, टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, अपने फैमिली वाले के साथ खाते हैं, बिकॉज यू रिस्पेक्ट हर। ऑब्वियसली आप रिस्पेक्ट करते हैं उनको एंड दैट इज द रीजन वाई आप ऐसा नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम यू एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम हर ऑल्सो। बट आप सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखे, आपकी सिविलिटी को बनाए रखे। तो ये वो 6 वर्च्यूज हैं जो कि आप लोगों को सिखा सकते हैं, और अगर लोग इसको अच्छे से सीख जाएंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में अगर आप उनको कोई गाइडलाइन नहीं भी देंगे तो भी दे विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजन, गुड एथिकल डिसीजंस। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, वर्च्यू एथिक्स क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मेरी वीडियोस को जरूर देखते हैं, मेरा वॉच टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आई विल बी रियली हैप्पी, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है इसका, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर भी मैं सारे अपने रिसोर्सेज को पोस्ट कर देता हूं, ये वाली पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी